Now let's move forward with the seventh question, that is prepare a bank reconciliation statement from the information given below. हमें नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, उनके लिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो आई होप हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा है, होता क्या होता है, कैसे करना है। इसका जो फॉर्मेट है और कैसे पोस्ट करना है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए एंड बी पार्ट। दोनों के दोनों पार्ट्स आपके 8-8 मार्क्स के हैं। सो सेम 16 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम पहले पढ़ लेते हैं क्या-क्या गलती हुई है। हमें दिया है बैलेंस दिया हुआ है एज़ पर कैश बुक के अकॉर्डिंगली 31 मार्च 2026 को हमारा अमाउंट था 12,000 रुपए। उसके बाद चेक्स जो हैं वो हमारे इश्यू हुए हैं, लेकिन वो चेक्स इश्यू होने के बाद प्रेज़ेंट नहीं हुए अभी। 4,000 रुपीज़ के इश्यूड बट नॉट प्रेज़ेंटेड। हमने इश्यू कर दिए लेकिन अभी लगे नहीं। चेक्स डिपॉज़िटेड बट नॉट कलेक्टेड। डिपॉज़िट हो गए, किसी ने डिपॉज़िट किया हमारे अकाउंट में बट अभी तक उनका मनी क्रेडिट नहीं हुआ। देन बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट कर लिया अपने हिसाब से फ्रॉम द पासबुक, दैट इज ₹1000। बैंक ने हमें कुछ इंटरेस्ट दिया जो हमारे बैंक स्टेटमेंट में आ गया, 500 रुपये इंटरेस्ट, बट हमारी कैश बुक में अभी तक उसकी एंट्री नहीं है। देन 10,000 डायरेक्टली किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, फॉर कुछ भी सेल्स वगैरह के लिए उसने डिपॉजिट करवा दिए, लेकिन हमारी कैश बुक में अभी तक वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर देखते हैं कि आंसर में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं। ऊपर लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज़ ऑन, जो डेट है, पर्टिकुलर्स, प्लस वाली आइटम्स, माइनस वाली आइटम्स, कितनी आइटम्स आपको प्लस करनी है, कितनी आपको माइनस करनी है। अगर आपको प्लस माइनस आइटम्स का नहीं पता कि कौन सी आइटम्स प्लस होनी चाहिए, कौन सी आइटम्स माइनस होनी चाहिए, तो इसके लिए हमारी बुक्स में, जो हमारी CS निंजा की स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हो। उसमें प्रॉपर टेबल है कि आपको कौन सी आइटम्स प्लस करनी है, कौन सी माइनस करनी है। सो कैश बुक में वी हैव 12,000 रुपीज़ बैलेंस प्लस में, पॉजिटिव में। उसके बाद हमें ऐड क्या-क्या करना है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे जो चेक इश्यू हो गया बट अभी तक पेमेंट नहीं हुई उसकी। हमने तो उसकी पेमेंट कर दी थी अपनी साइड से, बट अभी तक वो पेड नहीं हुआ, तो दोबारा से हमने उसको ऐड किया 4,000। देन बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, ओनली इंटरेस्ट मिला हमें, वो सिर्फ पासबुक में क्रेडिट हुआ है, तो अब हम अपनी कैश बुक में भी क्रेडिट कर देंगे। 500 रुपया इंटरेस्ट का ऐड हो गया। जिस कस्टमर ने हमारे अकाउंट में 10,000 डायरेक्टली डलवा दिया, उसने भी अकाउंट में प्लस कर दिया बट कैश बुक में हमने नहीं डाला, तो इसको भी हमने ऐड कर दिया। देन वी हैव जो चीज़ें माइनस करनी है, हमने चेक डिपॉजिट किए पर अभी तक क्लियर नहीं हुए, हमने ऐड कर लिए अपनी बुक में कि हाँ जी हमने तो लगा दिए, बट बैंक ने अभी तक ऐड नहीं किए, तो ये 6,000 दोबारा से हमें माइनस करना पड़ेगा अपने बैलेंस से। देन बैंक ने कुछ इंटरेस्ट, मतलब सॉरी, चार्जेस अपने डेबिट कर लिए जो हमने नहीं किए, तो ये 1000 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल हमारा बनता है 26,500, जिसमें से माइनस वाली आइटम्स माइनस करके बैलेंस एज पर पासबुक होना चाहिए 19,500। इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था। क्विक आपको नीचे एक्सप्लेनेशन भी मैं दे देती हूँ, वैसे बहुत ईजी, लॉजिक समझना है बस आपको कि आपने किया क्या है। अगर आपने कोई अमाउंट प्लस कर दी जो बैंक ने नहीं प्लस की, तो वो आपको माइनस करनी है। जो अमाउंट बैंक ने प्लस कर दी और आपने नहीं प्लस की, तो आपको प्लस करनी है। तो ऐसे आपको लॉजिक लगा के बनानी है और इजीली ये बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे लॉजिक है, मैंने आपको लॉजिक में बताया है क्या चीज़ें ऐड होंगी, क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ऐड वो आइटम्स होंगी जो बैंक ने ऑलरेडी इंक्रीज़ कर दी हैं। ठीक है? लेकिन आपने अपनी कैश बुक में अभी तक इंक्रीज़ नहीं की है, ठीक है? और या फिर ऐसा मनी जो आपने बुक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है बट बैंक ने अभी तक सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, वो मनी ऐड होगी। सब्ट्रैक्शन कौन-सी होंगी? ऐसी आइटम्स जो बैंक ने डिक्रीज़ कर दी, पर आपने अभी तक डिक्रीज़ नहीं की, वो आइटम्स आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी। साथ ही में एडजस्टिंग एंट्रीज़ हमारी अगले पार्ट में है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं। BRS यहाँ पे खत्म हो जाता है।
बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ये जो 8 मार्क्स हैं, ये तो आपके ऐसे हाथों में है कि आप उसको बस समझ लो और ये 8 मार्क्स आपको मिल जाएँगे। Next we have to write some adjusting entries for these four adjustments. Outstanding wages, wages आपके outstand हो गई, आपने लोगों को पैसा देना है उनके काम का 10,000 रुपये जो अभी तक आपने नहीं दिया, तो उसकी क्या आप एंट्री बनाओगे? प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पैसा आपने पहले ही पे कर दिया 5,000, तो उसकी क्या एंट्री होगी? रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जो रेंट है वो ड्यू हो गया बट आपको रिसीव नहीं हुआ अभी तक 10,000 रुपये। और कमीशन रिसीव इन एडवांस, जो कमीशन है वो आपको एडवांस में मिल गई 2,000, तो आप उसको कैसे करोगे? सो बी पार्ट में सबसे पहले देखते हैं एडजस्टिंग एंट्री होती क्या है। एडजस्टिंग एंट्री को हम हमेशा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पास करते हैं। बिना एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास नहीं कर सकते। इनमें आप सब इंश्योर करते हो कि आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सारा रिकॉर्डेड हो जो एक्चुअल ईयर का है। एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने के लिए भी सेम वही फॉर्मेट रहेगा, जनरल वाला। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सेम यहाँ पे डेट नहीं है, पॉइंटर्स हैं तो मैंने सीरियल नंबर लिख दिया 1 2 3 4। कैसे करेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस आपके लिए एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000 10,000। बीइंग वेजेस ड्यू बट नॉट पेड रिकॉर्डेड, ड्यू हो गई बट अभी तक हमने पेड नहीं की। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, ये मेरा एक एसेट है कि प्रीपेड इंश्योरेंस है, वो एसेट है कि मुझे आने वाले टाइम में पैसा नहीं देना पड़ेगा, मैंने पहले ही दे दिया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 5,000 5,000। बीइंग प्रीपेड अकाउंट, बीइंग इंश्योरेंस अकाउंट पेड इन एडवांस एडजस्टेड। देन रेंट, रेंट ड्यू हो चुका है बट मुझे मिला नहीं, पर वो कभी ना कभी तो मिलेगा, रेंट तो पे करना ही पड़ेगा उन लोगों को। तो उसके लिए रेंट अर्न हो गया तो वो भी मेरा एसेट है। एक्रूड रेंट डेबिटेड, एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट 10,000 10,000। बीइंग रेंट अर्नड बट नॉट रिकॉर्डेड येट, मिल गया, अर्न हो गया बट अभी तक मिला नहीं, नॉट रिसीव्ड येट। फोर्थ एंट्री वी हैव कमीशन अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको कमीशन एडवांस में मिल गई, ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है कि आपको उसको एडवांस की चीज़ को कभी भी अपने करंट में नहीं डाल सकते, तो ये लाइबिलिटी में शो होगी। तो कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 2,000 2,000। बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एडजस्टेड। तो ये भी बहुत सिंपल एंट्रीज थी, कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप बस समझोगे तो एंट्रीज हो जाएंगी। एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कौन सी चीज़ें एसेट्स डेबिट होती हैं कौन सी नहीं होती। तो उसके लिए एसेट्स जितने भी प्रीपेड या एक्रूड इनकम है आपकी, इनकम हमेशा डेबिट होगी एडजस्टिंग एंट्रीज में। वहीं पे जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग या एडवांस इनकम है या एक्सपेंसेस हैं आउटस्टैंडिंग, वो हमेशा क्रेडिट होंगे इन द लायबिलिटी साइड। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। Last question, moving forward to our last question for this sample paper, that is 8th question। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इजी पार्ट्स हैं, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, 8 मार्क्स फॉर ईच पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है मिस्टर ए एक्वायर्ड अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2022। मिस्टर ए ने कोई मशीनरी खरीदी 1 जुलाई 2022 में, जिसकी कॉस्ट थी 90,000 रुपीज़, और उसने उसके ऊपर 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाए, इंस्टॉल करने के चार्जेस लगाए। तो जो मशीनरी थी वो यूज़ हुई फॉर बिजनेस पर्पस, मिस्टर ए के बिजनेस के लिए यूज़ हुई। ए ने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। जब ऐसा लिखा हो कि ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, तो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं लगाने के। ओरिजिनल कॉस्ट पे जब भी लगता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी, बुक्स क्लोज कर दी गई 31 मार्च को। तो आपको बताना है हर एक साल की 31 मार्च को बुक क्लोज हो रही है, तो आपको एक मशीनरी अकाउंट बनाना है और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर 3 ईयर्स। कैसे बनाओगे देखते हैं। पहले हम वर्किंग कर लेते हैं, थोड़ी सी वर्किंग नोट समझा देती हूँ। मशीनरी खरीदी गई 90,000 की, इंस्टॉलेशन लगा 10,000, तो टोटल मशीनरी की कॉस्ट हो गई 1 लाख।
1 लाख के ऊपर 10% जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन लगेगी, मतलब 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगी विद स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रही है तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमने निकाल ली 10,000। फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 का हम क्या कर देंगे, फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 का 9/12 कर देंगे, क्योंकि सिर्फ 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगी है, जो कि आ जाएगा 7500। सिर्फ 9 मंथ्स की वही लगी है, तो वो आ जाएगा इसके बीच में, और उसको हम समझ लेंगे। देन हम क्या करेंगे, जुलाई में, 1 जुलाई में पहले बैंक अकाउंट आया, 1 लाख की मशीनरी आई, मशीनरी अकाउंट बनाया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। पहले टू बैंक आई मशीनरी, 31 मार्च को 9 महीने की हमने डेप्रिसिएशन लगाई 7500, जो माइनस होके टोटल आ गया 1 लाख 1 लाख। फिर उसके बाद अगले साल हमने बैलेंस कैरिड डाउन 92,500 रह गया, जो ब्रॉट डाउन किया, उस पर फिर 10,000 डेप्रिसिएशन लगाई, फिर 82,500 रह गया, वो हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। फिर उसके ऊपर 10,000 डेप्रिसिएशन लगाई, 72,500 रह गया। तो एट द एंड हमारा डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मशीनरी की वैल्यू 82,500 अभी आई। वहीं पे हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, उसमें भी सेम चीज़ करनी है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट से जितना जितना हमने काटा वो इसमें पोस्ट कर देंगे टू वाली साइड, 7500, 10,000 और 10,000 अलग अलग ईयर्स में। और दूसरी साइड प्रॉफिट एंड लॉस में वो जाएगा, क्योंकि हमें लॉस हुआ जब मशीनरी की वैल्यू कम हुई, तो टू बाय P&L क्रेडिट साइड में 7500, 10,000 और 10,000। आई होप आपको डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट समझ आ गया। पॉइंटर्स में मैंने वहाँ यहाँ पे वैसे आपको करके भी दिखाया कि 7500 कैसे आया और फुल ईयर की क्या कैलकुलेशन थी। देन ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, 8th पार्ट का बी पार्ट भी, 8 पार्ट का ए पार्ट भी, ये भी बहुत इजी था। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड amortization। डेप्रिसिएशन तो हम सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या होती है, बच्चे फंसते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ amortization कि वो क्या होती है, उसको कैसे चलाना है, उसको बोलते हैं amortization। amortization के लिए क्या डिफरेंसेस हैं हम देख लेते हैं। प्राइमरी डिफरेंस दोनों में क्या है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ये दोनों एसेट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, बट डेप्रिसिएशन सिर्फ फिजिकल एसेट के ऊपर अप्लाई होती है, जो टेंजिबल एसेट है, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो, जिनको आप यूज कर सकते हो। वहीं पे अमोर्टाइजेशन जो है वो नॉन फिजिकल एसेट पे यूज होती है, जो इनटेंजिबल है, जिनको आप ना देख सकते हो ना यूज कर सकते हो, जैसे गुडविल, पेटेंट राइट्स, जो आपकी कंपनी ने पर ईयर कमा तो लिए, बट वो आप देख नहीं सकते, वो अमोर्टाइजेशन उस पे लगती है। यहाँ पे डिफरेंस टेबल में मैंने बहुत अच्छे से आपको फीचर्स के साथ चीज़ें समझाई हुई हैं, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएँ। जैसे कि डेप्रिसिएशन में टेंजिबल एसेट है, यू कैन टच दैट, और अमोर्टाइजेशन में नॉन फिजिकल एसेट है, तो एसेट का टाइप हो गया दोनों में, टचेबल और नॉन टचेबल। देन कॉजेज़ कैसे होता है डेप्रिशिएट, फिजिकल वियर एंड टियर, फिजिकल वियर एंड टियर होता है जब आप उसको यूज़ करते हो साल बाय साल, तो डेप्रिसिएशन में फिजिकल वियर एंड टियर आएगा। दूसरी साइड जब आपका लीगल राइट खत्म हो जाता है या लाइफ स्पैन कम हो जाता है बिजनेस का, तो उस टाइम पे अमोर्टाइजेशन कम होती है। एग्जाम्पल्स में यू कैन राइट कॉमन एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, बिल्डिंग्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, जिनको आप देख सकते हो। अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है, मैंने आपको बताया, गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट राइट्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इन सब चीज़ों पे अमोर्टाइजेशन लगती है। देन मेथड्स ऑफ यूज़, डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड, ठीक है, यूनिट प्रोडक्शन मेथड, बट अमोर्टाइजेशन का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन से ही आप अमोर्टाइजेशन लगा सकते हो। देन डेप्रिसिएशन की सैल्वेज वैल्यू, जो रेजिडुअल वैल्यू है, वो हमेशा कुछ ना कुछ रहती है, स्क्रैप वैल्यू, जितने पे आप कोई चीज़ बेचते हो एट द एंड ऑफ द लाइफ, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब एसेट की डेप्रिसिएशन होके लाइफ खत्म हो गई, वो आप बेचोगे तो सैल्वेज वैल्यू होगी। बट अमोर्टाइजेशन में चीज़ों की कोई भी सैल्वेज वैल्यू नहीं रहती, वो ज़ीरो हो जाती है एट द एक्सपायरी, जिस डेट पे वो एक्सपायरी हुई वो ज़ीरो हो गई वैल्यू। अकाउंट्स कौन से यूज़ होते हैं, डेप्रिसिएशन में सारी डेप्रिसिएशन आप क्रेडिट
एक्यूमुलेट करते हो एक ही अकाउंट में, दैट इज एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, टोटल अमाउंट सारा एक्यूमुलेट करके कितना डिप्रिसिएशन का बना। और दूसरी साइड अमोर्टाइजेशन, आपका एक एसेट अकाउंट होता है जो क्रेडिट होता है एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन के अकाउंट में, या फिर एसेट अकाउंट में डायरेक्टली भी आप उसको क्रेडिट कर सकते हो। नाउ हमारे पास यहाँ पे कुछ समरी है, समरी के एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, एग्जांपल्स अच्छे से समझते हैं डेप्रिसिएशन में क्या होता है। जब एक कंपनी मान लो कोई डिलीवरी ट्रक खरीद के लाई है 10 लाख रुपए का, उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है और एट द एंड उसकी वैल्यू वियर आउट हो जाएगी कि अब ये ट्रक चलने के लायक में नहीं है, या आप इसको कबाड़ में बेच दो, स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। तो वो हो गई डेप्रिसिएशन। वहीं पे एक कंपनी ने 10 साल के लिए कोई पेटेंट खरीदा है, 10 लाख रुपए का पेटेंट है हमारे पास, तो हर साल उसकी 1/10 वैल्यू कम होती रहेगी, दैट इज 10,000 उसका कम होता रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, 10 साल के बाद उसके जब पेटेंट राइट खत्म हो गया, डेट खत्म हो गई, तो लीगल राइट भी खत्म हो गया और उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब नोट्स ऑन लोन, अमोर्टाइजेशन पे क्या होता है, अमोर्टाइजेशन ऐसी टर्म है जो यूज़ होती है, अलग जगह पे भी यूज़ होती है, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ पेमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए, लोन को पे करने के लिए भी अमोर्टाइजेशन यूज़ होती है। लेकिन आपको उसके हिसाब से अमोर्टाइजेशन यूज़ नहीं करनी है, आपको एक लोन की तरह आप इसको बना भी सकते हो कि ओवर टाइम आपको पेमेंट करनी है, रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से पेमेंट करनी है जब लोन की बात आती है, तो उस हिसाब से आप इसको बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते। यहाँ पे हमारे पास अमोर्टाइजेशन का एक ही रिलेशन है, जो पेटेंट राइट्स या गुडविल्स या फिर ऐसी चीज़ों के साथ है, जो इनविजिबल चीज़ें हैं जिनको आप देख नहीं सकते, समझ नहीं पा रहे, उन चीज़ों के ऊपर है। आई होप आपको ये पूरा सैम्पल पेपर समझ आ गया है, 7-8 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो। वील ट्राई टू मेक अनदर वीडियो अगर हमें लगेगा कि डाउट्स बहुत हैं या बच्चों के डाउट्स हैं। एंड आई होप आपको ये आपके आईसीएसआई एग्ज़ाम के लिए, जून अटेम्प्ट के लिए, फॉर योर सीसेट एग्ज़ाम, ये आपको हेल्पफुल लगेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट ऐसे पैटर्न के एग्ज़ाम्स ही आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।